ऑलराइट गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। अभी रिसेंटली में आप सभी को पता है बंगाल में इलेक्शंस हुए थे। इतने बड़े इलेक्शन हुए, देश को दांव पे लगा दिया गया कैंपेनिंग में। तो इन इलेक्शंस में टीएमसी यहाँ पे एक पार्टी है जो जीत के निकली, जो कि ममता बनर्जी की पार्टी है। बट ममता बनर्जी खुद इलेक्शन हार गई। उसके बाद भी जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा होगा यहाँ पे, इन्होंने अभी एज अ चीफ मिनिस्टर ओथ ली। तो कोई भी विदाउट किसी हाउस का मेंबर होते हुए या ना होते हुए कैसे चीफ मिनिस्टर बन सकता है, इस चीज़ को आज के हम लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो नमस्कार, जय हिंद। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ब्लैक बोर्ड बाबा पर। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो जितना ज़्यादा कर सकते हो, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 15 मिनट फटाफट चर्चा या 15 मिनट डिस्कशन में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मिनिस्टर विदाउट मेंबरशिप। कि जब किसी के पास ना तो लेजिस्लेटिव असेंबली की और ना ही लेजिस्लेटिव काउंसिल की, मतलब ना वो एमएलए है ना ही वो एमएलसी है, ठीक है। तो ना तो लेजिस्लेटिव असेंबली की मेंबर है ना ही लेजिस्लेटिव काउंसिल की मेंबरशिप है। उसके बाद भी वो सीएम या मिनिस्टर्स कैसे अपॉइंट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में इससे रिलेटेड क्या प्रोविजंस है, कुछ पास्ट इंसिडेंट्स देखेंगे हम, क्या ये पहले भी हुआ है या फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट का इस पे क्या व्यू है। ये सारी चीज़ें हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे एक लेक्चर को। जिंदगी में लर्निंग हमेशा जारी रहनी चाहिए। तो आज हम एक नया टॉपिक सीखेंगे इसमें, मिनिस्टर विदाउट मेंबरशिप। ये न्यूज़ आई थी अभी 2 दिन पहले कि ममता बनर्जी की जो पार्टी है वो तो ह्यूज मेजॉरिटी के साथ लगभग 3/4 यहाँ पे जो सीट्स हैं इनको जीत लिया। बट पार्टी लीडर खुद यहाँ पे जो नंदीग्राम सीट थी वहाँ से इलेक्शन हार गई है, ठीक है। तो जो नंदीग्राम की सीट थी वहाँ से ये शुभेंदु अधिकारी जो कि बीजेपी के कैंडिडेट थे, उनसे ये इलेक्शन हार गई। तो अब यहाँ पे ये एमएलए तो है नहीं। उसके बाद भी यहाँ पे न्यूज़ आई कि इन्होंने क्या है, सीएम की ओथ ली, ठीक है। तो जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे ये न्यूज़ आई कि ये इन्होंने सीएम की ओथ ली। अब यहाँ पे नंदीग्राम जो इन्होंने इलेक्शन हारा, उसके बाद क्या हुआ, ममता बनर्जी ने बोला कि हमने यहाँ पे रिकाउंटिंग के लिए बोला, फिर ईसी में कंप्लेन की इन्होंने। तो ऐसे बहुत सारे हैं। अब ममता बनर्जी ने बोला है कि वो सुप्रीम कोर्ट भी मूव करेंगी। खैर हमें उस एस्पेक्ट को नहीं देखना है, वो सब पॉलिटिकल बातें हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे इंपॉर्टेंट मिली जब मैं न्यूज़ेस देख रहा था, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का एक स्टेटमेंट है कि जो भी बाय पोल्स होते हैं या नॉर्मल पोल्स होते हैं उनमें जो रिकाउंटिंग होनी है या नहीं होनी है उसका फाइनल डिसीजन जो वहाँ का रिटर्निंग ऑफिसर होगा वो लेगा, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, एमसीक्यू बन सकता है आपके लिए इसमें से। तो रिटर्निंग ऑफिसर का ही डिसीजन फाइनल होगा रिकाउंटिंग होनी है या नहीं। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है, बाकी पॉलिटिक्स हम डिस्कस नहीं करेंगे। आगे अगर हम बढ़ें कि आर्टिकल 164 की अगर हम बात करें जो हमारे संविधान में दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारे संविधान में आर्टिकल 164 है जो कि डील करता है किससे, चीफ मिनिस्टर और जो अदर मिनिस्टर्स रहेंगे सीएम के साथ उनकी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। सीएम की क्वालिफिकेशंस की बात करें तो संविधान में सच कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं दी हुई है। केवल इतना बोला है कि जो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होगा, ठीक है, जो भी पार्टी सत्ता में आ रही है जीत के, जिसके पास मेजॉरिटी ऑफ सीट्स होंगी, उस पार्टी का जो लीडर होगा उसको सीएम अपॉइंट किया जाएगा। फिर यहाँ पे कुछ प्रोविजंस और दिए हैं कि जैसे चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करेगा, तो राज्यपाल महोदय, गवर्नर साहब अपॉइंट करेंगे। और फिर चीफ मिनिस्टर जिन जिन को मिनिस्टर बनाना चाहता है तो वो उनको एडवाइस करेगा गवर्नर साहब को। तो उन मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट किया जाएगा गवर्नर के द्वारा, लेकिन किसकी एडवाइस पर, मुख्यमंत्री महोदय की एडवाइस पर। ये लोग ऑफिस कब तक होल्ड करेंगे, गवर्नर के प्लेजर तक। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि गवर्नर कभी भी हटा देगा। जब ये कॉन्फिडेंस खो देंगे असेंबली में, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा या मेजॉरिटी नहीं रहेगी, तभी इनको हटाएगा। साथ में यहाँ पे बोला गया कि जो बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ये 3 स्टेट है, यहाँ पर एक ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर भी होना चाहिए। तो फर्स्ट क्लॉज ये। सेकंड क्लॉज में अगर हम बात करें, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे वो कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होंगे किसके लिए, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। थर्ड क्लॉज क्या लिखा हुआ है कि जो भी मंत्री रहेंगे या जो मुख्यमंत्री रहेगा उसको एक शपथ लेनी पड़ेगी, ओथ लेनी पड़ेगी। जैसा अभी हमने स्टार्टिंग में देखा हो, वो ओथ कहाँ लिखी हुई है, तो संविधान की जो तीसरी सूची है, 3rd शेड्यूल है, वहाँ पे ओथ दिया हुआ है कि कौन सी ओथ इनको लेनी है।
तो उसके अकॉर्डिंग ये ओथ लेंगे। अब आता है इंपॉर्टेंट, जिस पे आज हम बात करने वाले, फोर्थ क्लॉज। इस फोर्थ क्लॉज में क्या लिखा हुआ है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति, ठीक है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि एमएलए लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर नहीं है या फिर एमएलसी लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी मेंबर नहीं है, तो वो 6 महीने तक मिनिस्टर रह सकता है। ठीक है, इस आर्टिकल में क्या लिखा है पर्टिकुलरली कि जो कोई भी मिनिस्टर बनाया जाता है या चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है उसको 6 महीने के अंदर या तो लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल की क्या लेनी है, मेंबरशिप लेनी है। मतलब 6 महीने तक वो विदाउट मेंबरशिप यहाँ पे क्या है, मिनिस्टर रह सकता है। और इसी क्लॉज का यूज करते हुए अभी जो ममता बनर्जी है उन्होंने यहाँ पे शपथ ली। अब जो भी मिनिस्टर्स रहेंगे उनके जो भी यहाँ पे सैलरीज और अलाउंसेज हैं उनके बारे में दिया हुआ है सेकंड शेड्यूल में। तो 4-5 क्वेश्चंस हमारे स्लाइड से तैयार हो गए। अब जैसा कि आपको पता है भारत में क्या होता है, मेजॉरिटी पार्टी रूल है कि जो भी मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होगा वही रूल करेगा। ठीक है, तो कभी कभी मेजॉरिटी नहीं भी आती है, तो यहाँ पे गवर्नर की डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है कि उसको प्रेसिडेंट रूल लगाना है, पार्टी कौन सी यहाँ पे सत्ता में आएगी, किसको बुलाना है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाना है या नहीं बुलाना है। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें क्वालिफिकेशंस की, ठीक है, तो यहाँ पे एक तो मैंने बताया कि मेंबर होना चाहिए, बस इतना दिया हुआ है। तो अगर यहाँ पे दूसरी चीज पे हम बात करें तो एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है यहाँ पे कि जो हमारे यहाँ पे कंसेप्ट है वो कौन सा लिया हुआ है, बाई कैमरलिज्म का। ठीक है, बाई कैमरलिज्म, लेकिन ये कैसा है, ऑप्शनल। जो भी स्टेट्स चाहें वो चाहें तो बाई कैमरलिज्म रख सकते हैं, नहीं चाहें तो एक ही हाउस को रखें। इसको बोला जाता है यूनी कैमरलिज्म। मतलब जब 2 हाउसेज होते हैं, जैसे पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा, तो जैसे 2 हाउसेज हुए तो उसको बोला जाता है बाई कैमरल सिस्टम। और यहाँ पे अगर 2 हाउसेज नहीं है तो उसको बोला जाता है यूनी कैमरल सिस्टम। तो यहाँ पे इन दोनों में से किसी भी हाउस का अगर वो मेंबर है तो उसको मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है। अब लेकिन जैसा मैंने बताया बाई कैमरल ऑप्शनल है, तो मैक्सिमम हमारे यहाँ पे जो स्टेट्स हैं उस पे कैसा है, 1 हाउस यहाँ पे असेंबली चल रही है। तो वहाँ पे क्या है, केवल असेंबली का कंसेप्ट है, बहुत सारे स्टेट्स में काउंसिल नहीं है। तो ऐसे ही अगर हम बात करें बंगाल में, तो बंगाल में केवल असेंबली है। ठीक है, यहाँ पे काउंसिल का कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे केवल असेंबली वर्क कर रही है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ममता बनर्जी को फिर से इलेक्शन फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि ये काउंसिल के थ्रू अब नहीं आ सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे काउंसिल नहीं है। तो इनको फिर से बाय इलेक्शन फाइट करना पड़ेगा 6 महीने के अंदर, और उसको जीतने के बाद ही ये हाउस की मेंबर बनेंगी और फिर मिनिस्टर कंटिन्यू कर सकती हैं। तो क्या ऐसा पहले भी हुआ है? आंसर है यस। योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, जब इनको 2017 में यूपी का सीएम अपॉइंट किया गया तो उस टाइम पे ना तो ये असेंबली के मेंबर थे ना काउंसिल के। बाद में जाके इनको काउंसिल से इलेक्ट किया गया और फिर इनको एज अ चीफ मिनिस्टर कंटिन्यू किया गया। ऐसे ही अगर हम बात करें जो इनके डेप्यूटी सीएम मिनिस्टर्स थे, जैसे कि दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य, तो योगी के साथ साथ ये दोनों भी किसी हाउस के मेंबर नहीं थे। साथ में जो उस टाइम पे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे स्वतंत्र देव सिंह, वो भी किसी भी हाउस के मेंबर नहीं थे। तो इन चारों लोगों को, ठीक है, 3 ये और योगी, एमएलसी के थ्रू ही मेंबरशिप प्रोवाइड की गई। महाराष्ट्र के केस की बात करें, ये तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी हुआ था, क्योंकि यहाँ पे जो भगत सिंह कोश्यारी थे उस टाइम पे गवर्नर, उनको इन्हें नॉमिनेट करने को बोला था, लेकिन इनिशियली वो मना कर रहे थे। तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी आया था, क्योंकि इनका 6 महीने का टर्म खत्म होने वाला था और वहाँ पे जो आपके गवर्नर साहब थे उन्होंने मना कर दिया था नॉमिनेशन से। तो उद्धव ठाकरे भी इनिशियली जब मिनिस्टर बनाए गए तो ना तो वो एमएलए थे ना एमएलसी थे, बाद में जाके उन्होंने मेंबरशिप ली। ऐसे ही अगर हम बात करें 2005 के जब असेंबली इलेक्शंस हुए बिहार में, तो उस टाइम पे नीतीश कुमार भी किसी भी हाउस के मेंबर नहीं थे, उन्होंने बाद में जाके। एकदम रिसेंट अगर हम एग्जाम्पल लें, बिल्कुल अभी ममता बनर्जी से जस्ट पहले, तो अभी हाल ही में उत्तराखंड जो हमारा राज्य है वहां पे तीरथ सिंह रावत, इनको अभी नया क्या बनाया गया है, सीएम बनाया गया है, और ये भी किसी हाउस के मेंबर नहीं थे, उसके बाद भी इनको सीएम बनाया गया। तो इसमें क्या होता है कि सीएम या मिनिस्टर्स बना दिया जाता है, बाद में जाके आपको क्या है, मेंबरशिप लेनी पड़ती है
ठीक है, बाद में जाके 6 महीने के अंदर अंदर आपको मिनिस्टर बनना है। ये कंपलसरी है कि 6 महीने में आपको कहीं ना कहीं से मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। अगर 2 हाउसेस का कंसेप्ट है बाइकैमरलिज्म तो आप एमएलसी या एमएलए कुछ भी बन सकते हो, और अगर 1 हाउस का कंसेप्ट है तो आपको एमएलए बनना ही पड़ेगा 6 महीने में, अदरवाइज आपको रिजाइन करना पड़ेगा। अब सर अगर 6 महीने का टाइम कंप्लीट होता है और ऐसा भी कोई कर सके कि 5 महीने और 29 दिन में उसने मतलब ऐसा सीएम रहा, उसके बाद उसने रिजाइन कर दिया और फिर उसको नई शपथ दिला दी और फिर से बन गया, फिर 5 महीने 29 दिन रहा, ऐसा कर सकता है क्या? तो इनिशियली अगर हम बात करें, जैसे ये प्रिंट न्यूज़पेपर है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है, उनकी राय ली हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो इनिशियली अगर हम बात करें तो इस पे कोई बार नहीं था कि कोई कितने बार भी चीफ मिनिस्टर बन सकता है, शपथ यहाँ पे ले सकता है, लेकिन इसका मिसयूज ना किया जाए। जैसा मैंने बताया कि 5 महीने 29 दिन कोई मिनिस्टर रहा, आखिरी दिन उसने रिजाइन कर दिया और उसी रिजाइन करने के तुरंत बाद फिर से ओथ ले ली, तो ऐसे तो मिसयूज कर सकते हैं। यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव वो पब्लिक का बन के जा ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे फिर एंट्री होती है किसकी? सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको मिनिस्टर बनाया और बाई इलेक्शन में वो चुनाव हार गए। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का फिर कहना है कि कोई भी जो इंडिविजुअल है उसको आप मिनिस्टर बना सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब 6 महीने के लिए। अगर मेंबरशिप नहीं है आप मिनिस्टर बनाओ, कोई इशू नहीं है, ठीक है, मिनिस्टर बना रहे हो आप, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब वो बाय इलेक्शन में जाता है और उसके बाद अगर वो इलेक्शन हार जाता है तो फिर आप उसको बार बार फिर यहाँ पे क्या मिनिस्टर की शपथ नहीं दिला सकते हो, ओथ नहीं दिला सकते हो। हाँ, एक चीज और यहाँ पे क्लैरिफाई करने वाली है, जैसे अगर किसी ने एमएलए का इलेक्शन लड़ा, सपोज हम यूपी का एग्जाम्पल ले लें कि जहाँ पे काउंसिल और असेंबली दोनों है, तो जैसे मान के चलो योगी की बात करें कि इन्होंने गोरखपुर से अगर इलेक्शन लड़ा है, जो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां से मान के चलो ये इलेक्शन हार गए, लेकिन एमएलसी इनको नॉमिनेट कर दिया गया, तो उस केस में कोई इशू नहीं है क्योंकि इनने 6 महीने में एक ना एक हाउस की मेंबरशिप ले ली है, ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों जगह से ही हार गए तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप फिर से इनको अपॉइंट नहीं कर सकते हो उस टेन्योर में, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। तो आज के हमने इस टॉपिक में पूरा देखा कि किस तरीके से कोई भी अगर किसी हाउस का मेंबर नहीं है और वो मिनिस्टर या सीएम बन सकता है या नहीं, सेम क्लॉजेस जो आपके हैं, सेम जो कंडीशंस हैं वो अप्लाई होती है। सेंटर के केस में भी प्राइम मिनिस्टर को भी ऐसे 6 महीने के लिए अपॉइंट किया जा सकता है, और इवन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैबिनेट जो सेंटर में बैठा हुआ है उसको भी ऐसे 6 महीने के लिए अपॉइंट किया जा सकता है। उसके भी बहुत सारे केसेस हैं, जैसे अगर हम बात करें जो हमारे एस जयशंकर जी हैं, उनको पहले मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया गया था, बाद में उनको राज्यसभा की मेंबरशिप दी। हरदीप पुरी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो ऐसे केसेस सेंटर में भी हो सकते हैं, स्टेट में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का पूरा टॉपिक था। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करो, लाइक करने से ही वीडियो थोड़ा सा ऊपर आएगी और क्राउड हमारे पास बढ़ेगा और लोगों को हम पढ़ा सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। जितना ज़्यादा हो सके उतना वीडियो को शेयर करो, अगर आपके पास पॉसिबल है आप शेयर कर सकते हो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स या किसी अदर तरीके से, तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपको नोटिफिकेशंस बराबर मिलती रहे, ठीक है। अपना और अपनों का ख्याल रखें, पढ़ते रहे, सीखते रहे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।